तरीके से उसमें से भारत का निर्माण होता है, वो चीज़ें हमने देखी। और जो भारत के जो भौगोलिक विभाजन के जो अलग अलग जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हमने मैप में देख लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि उच्चावचों के आधार पर जब हम देखते हैं तो संपूर्ण भारत को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है उच्चावचों के आधार पर। पहला कौन सा भाग रहता है? मैदान, दूसरा पठार, तीसरी पहाड़ियाँ और पर्वत। ठीक है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ये विभाजन किया जाता है। और इसकी बात करें मैदानों की तो 43.2% भूभाग पर भारत में क्या विस्तृत है? मैदान विस्तृत है। उसके बाद में बात करें पठारों की तो 27.7% भूभाग पर पठार फैले हुए हैं। पहाड़ियों की बात करें तो 18.6% भाग पर पहाड़ियां हैं। और बात करें पर्वतों की तो पर्वत कितने भाग पर फैले हुए हैं? 10.5% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं। ठीक है, ये डेटा अपने को सीधा याद रखना है। अपने एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैदानी भाग का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर है? तो हमें क्या याद रखना है? 43.2% क्षेत्रफल पर। ठीक है, उसके बाद में इनमें हम डिफरेंस देखें कि मैदान, पठार, पर्वत, पहाड़ियाँ, इनमें जो अंतर जो है वो मुख्य अंतर क्या रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो इनमें जो मुख्य अंतर रहेगा वो किसका रहेगा? ऊंचाई के आधार पर। और जो ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है वो समुद्र तल से इसका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें समुद्र तल से किसका निर्धारण किया जाएगा? ऊंचाई से, ऊंचाई का। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्र तल। और इस समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? मुंबई से। मुख्य रूप से औसत ऊंचाई की हम बात करें तो समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा जो भाग रहेगा, समुद्र तल से 150 मीटर जो ऊंचा भाग रहेगा, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं मैदान। ये क्या हो जाएगा? मैदान। उसके बाद में दूसरा हम बात करें समुद्र तल से औसत ऊंचाई अगर 300 से 600 मीटर है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर अगर है तो ये जो उच्चावच रहेगा इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? तो इसको रखते हैं पठार की कैटेगरी में, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक, 600 से 1000 मीटर की औसत ऊंचाई तक अगर कोई उच्चावच उठा हुआ है, यानी कि 1000 मीटर की ऊंचाई तक कोई उच्चावच उठा हुआ है या कोई भाग उठा हुआ है तो उसको किस कैटेगरी में हम रखते हैं? उसको हम कहते हैं पहाड़ियों की कैटेगरी में रखते हैं। वो क्या कहलाएंगी? पहाड़ियाँ। ये क्या कहलाएंगी? पहाड़ियाँ कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में पहाड़ियों के बाद में हमने यहाँ पे दूसरा क्या देखा? पर्वतों के बारे में भी हमने बात की। एक तो हो जाएंगी पहाड़ियाँ और दूसरी क्या बताई हमने? पर्वत। तो पहाड़ियाँ तो क्या हो जाएंगी? 1000 मीटर की ऊंचाई तक क्या कहलाती हैं? पहाड़ियाँ। और यहाँ पर दूसरा हम बात करें पर्वतों की तो पर्वत क्या हो जाएंगे? 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई हो किसी भूभाग की, 1000 मीटर से अधिक तो ऊंचाई हो प्लस साथ में क्या हो? वो 50 डिग्री का ढाल बनाती हो, 50 डिग्री का उसमें ढाल बनता हो, 50 डिग्री का क्या हो? इसमें ढाल हो। और ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो? 1000 मीटर से अधिक, 1000 मीटर से अधिक अगर ऊंचाई है तो ये भूभाग क्या कहलाएगा? पर्वत। ठीक है, तो ये बातें आपके समझ में आई। समुद्र तल से हम ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में समुद्र तल से औसत 150 मीटर की ऊंचाई तक क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं। और 300 से 600 मीटर औसत ऊंचाई के क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। और पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 1000 मीटर ऊंचाई तक क्या कहलाएंगी? पहाड़ियाँ कहलाएंगी। और 1000 मीटर अधिक ऊंचाई हो, यानी कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई हो और साथ ही साथ में क्या हो? 50 डिग्री का उसमें ढाल बनता है तो वो भूभाग क्या कहलाएगा या वो उच्चावच क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। ठीक है,
यहाँ तक एक बार आप नोट करें। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बारे में हमने क्या बताया था। पहला भौतिक प्रदेश हम क्या पढ़ेंगे, अपना जो पहला भौतिक प्रदेश रहेगा वो क्या रहेगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि नदन माउंटेन रेंज की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना होता है, हिमालय के बारे में चर्चा करनी होती है। मुख्य रूप से इसमें क्या पढ़ना होता है, हमें हिमालय पढ़ना होता है। इसमें अगर हम बात करें उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में, तो इसका जो मुख्य रूप से सबसे पहले जो विभाजन किया जाता है, 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। और ये 3 भाग कौन कौन से रहेंगे, इसका पहला कहलाता है ट्रांस हिमालय के नाम से, दूसरे की हम बात करें तो ये मुख्य हिमालय कहलाता है, और तीसरा कौन सा कहलाता है, पूर्वांचल हिमालय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट इसमें आगे विभाजन करते हैं, तो ट्रांस हिमालय के हम यहाँ पर 3 भाग पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में। उसके बाद में बात करें मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और क्या आ जाते हैं, शिवालिका आ जाती है। ठीक है, ये चीजें हमें पढ़नी होती हैं। और इसको हम एक बार देखें मैप में, बातचीत करें हम मैप में, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, संपूर्ण आप देख रहे होंगे यहाँ तक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो अभी हमने क्या बताया, 3 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्या बताया, ट्रांस हिमालय। बात करें इस ट्रांस हिमालय की, तो इसमें ये 3 श्रेणियां आती हैं। ये 3 श्रेणियां किस में आएंगी, ट्रांस हिमालय में। कौन कौन सी, एक तो पहली तो हो जाएगी काराकोरम, दूसरी हो जाएगी लद्दाख, और तीसरी कौन सी, जास्कर। ये काराकोरम, लद्दाख, और ये कौन सी हो जाएगी, जास्कर श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद में जैसे इससे नीचे हम चलते हैं, तो ये कौन सा आता है, मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय में हमने क्या बताया था, पुनः 3 श्रेणियां रहेंगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, महान हिमालय। ये कौन सा हो जाएगा, महान हिमालय, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय क्या रहेगा, एक लगातार एक श्रृंखला रहेगी। ठीक है, उसके बाद में नीचे ये आती है मध्य हिमालय की श्रृंखला। और इस मध्य हिमालय की श्रृंखला की बात करें तो ये लगातार श्रृंखला ना होकर क्या है, टुकड़ों के रूप में फैली हुई है। ये क्या है, हो जाएगी टुकड़ों के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आती है बाह्य हिमालय, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिका के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ये पुनः क्या हो जाती है, एक निरंतर श्रृंखला के रूप में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये 3 श्रृंखलाएं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, मुख्य हिमालय, जिसमें 3 श्रृंखलाएं हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और कौन सी, बाह्य हिमालय, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या हो जाएगा, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और उसके बाद में तीसरा हम बात करें, हम क्या बता रहे थे, पूर्वांचल हिमालय। तो इसी जो बाह्य हिमालय है, इसका कुछ नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, विस्तार। और ये विस्तार क्या कहलाएगा, पूर्वांचल हिमालय, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में हम इसको देखेंगे। ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी, ये क्या कहलाएंगी, पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां। पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ये इतनी बातें हमें याद रखनी है। ये आपको समझ में आया हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है मुख्य मुख्य रूप से। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मुख्य हिमालय, और इधर का क्या हो जाएगा, पूर्वांचल हिमालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करते हैं इसकी हम्म, पूर्वांचल हिमालय की, और जो ये मुख्य हिमालय हो जाएगा, इस मुख्य हिमालय का पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से विस्तार हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो दोनों साइड हमें विस्तार देखने को मिलेगा, इधर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा नीचे की साइड में। तो
मुख्य हिमालय के दोनों सिरों पर, इधर की साइड और इधर की साइड, जो एक घुमावदार मोड़ पाया जाता है, इस घुमावदार मोड़ को क्या नाम देते हैं हम? इसको सिंटैक्सियल बैंड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। ठीक है। हिमालय के दोनों सिरों पर जो घुमावदार मोड़ पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। और इस सिंटैक्सियल बैंड के बाद में हिमालय कहाँ पे प्रवेश करता है? पाकिस्तान में प्रवेश करता है। और पाकिस्तान में इस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इसको सुलेमान पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। और इधर हम बात करें इस घुमाव के बाद में, म्यांमार में अगर हम इसकी बात करें तो म्यांमार में इसको क्या नाम देते हैं? अराकान योमा पर्वत। म्यांमार में इसको क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ पे जाना जाएगा? इसको म्यांमार में अराकान योमा के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, वन बाई वन करके एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको बना लें एक बार। तो पहला क्या हो जाएगा अपना? हिमालय यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और इस उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम बात करें तो पहला पार्ट हम सबसे पहले लेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय, फिर हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग डालें ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं हिमालय के, ट्रांस हिमालय हमने क्या बताई? 3 श्रृंखलाएं रहेंगी किसमें? ट्रांस हिमालय में। ये कौन कौन सी? ये हो जाएगी काराकोरम, ये हो जाएगी लद्दाख, और ये कौन सी हो जाएगी? जास्कर श्रृंखला। ये कौन सी? काराकोरम, ये लद्दाख, और ये कौन सी हो जाएगी? जास्कर श्रृंखला। 3 श्रृंखलाएं हमें पढ़नी है किसमें? ट्रांस हिमालय में। इन तीनों से मिलकर क्या कहला तीनों श्रृंखलाओं से मिलकर इसका नाम क्या रहेगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है। उसके बाद में जब हम देखते हैं ये जो लद्दाख श्रृंखला रहेगी, बीच वाली श्रृंखला, इस लद्दाख श्रृंखला का जो तिब्बत में जो विस्तार है, इस लद्दाख श्रृंखला का तिब्बत में जो विस्तार रहेगा, इस तिब्बत में विस्तार को इसको किस नाम से जानते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत की कौन सी श्रृंखला का विस्तार रहेगा? तो हमें क्या याद रखना है? लद्दाख श्रृंखला, जो बीच वाली जो श्रृंखला रहेगी। ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में हमें क्या याद रखना है? जो सबसे ऊपर की जो श्रृंखला रहेगी काराकोरम, इस काराकोरम श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रृंखला, और इस काराकोरम श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी, क्या नाम रहेगा इसका? K2 गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसी तरीके से लद्दाख श्रृंखला की हम बात करें तो इस लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? राका पोसी पर्वत। कौन सी चोटी हो जाएगी? राका पोसी पर्वत। ठीक है। दूसरा हम बात करें जास्कर श्रृंखला, और इस जास्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? कामेत पर्वत हो जाएगी। ठीक है। ये इनकी हमें चोटियां याद रखनी है। ये आपको स्थिति समझ में आई होगी किसकी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की। ठीक है। बात करें इस हिमालय के, सॉरी, ट्रांस हिमालय की, ये क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो मुख्य हिमालय से पहले इसका निर्माण माना जाता है। यानी कि मुख्य हिमालय जो है उससे भी पहले इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसी कारण इसको हिमालय का मेरुदंड कहते हैं। और हिमालय का मेरुदंड इसको कहते हैं। और दूसरी हम बात करें, इसका जो अधिकांश जो विस्तार है तिब्बत में पाया जाता है, और अधिकांश विस्तार तिब्बत में पाए जाने के कारण इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की तो लगभग कितनी है? 4000 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई
यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हो जाएगा। निर्माण की बात करें तो हिमालय से पहले इसका निर्माण माना जाता है। हिमालय का मेरुदंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति मुख्य हिमालय से पहले ही हो चुकी है। विस्तार की बात करें तो विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर में, और कहाँ से? उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार रहेगा। ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4000 मीटर इसकी क्या रहेगी? औसत ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक आप नोट करें। उसके बाद में बात करें हम किसकी? हम यहाँ पे बात करेंगे काराकोरम श्रृंखला की। यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें चीजों को। उसके बाद में बात करें हम कौन सी, जो सबसे फर्स्ट वाली, जो ऊपर वाली जो श्रृंखला रहेगी, कौन सी? काराकोरम। इस काराकोरम श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसमें अपने को 4 से 5 पॉइंट याद रखने हैं। क्या? एक तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी काराकोरम श्रृंखला की? तो गॉडविन ऑस्टिन हमें याद रखनी है, 8611 मीटर। ठीक है, उसके बाद में काराकोरम श्रृंखला में कुछ हिमनद स्थित है, उन हिमनदों को हमें याद रखना है। हिमनद कौन से हो जाएंगे? सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर और हुंजा। ये कुल मिला के 5 हिमनद इसमें स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डूमरा घाटी आती है। उस डूमरा घाटी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक बार चलिए 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर देखते हैं काराकोरम श्रृंखला। ठीक है, सबसे पहली श्रृंखला अपनी कौन सी हो जाएगी? काराकोरम। और इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो हमने क्या बताई? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी हो जाएगी? 8611 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे हिमनद, यानी कि हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और ये ग्लेशियर हमें याद रखने हैं। अपने से सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से अगर अपने से पूछा जाए तो कुल मिला के 5 से 6 ग्लेशियर हैं जो कौन सी श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रृंखला में। और इनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से ग्लेशियर हो जाएंगे ये? सबसे पहले हमें याद रखना है सियाचिन। सियाचिन के बाद में एक ग्लेशियर आता है बाल्टोरा। एक आता है साल्टोरा। एक आता है हिस्पर। एक ग्लेशियर आता है कौन सा? हुंजा। और एक लास्ट में बचता है एक ग्लेशियर बैफो। कौन सा बचेगा? बैफो। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। अपने से पूछ लिया जाए कि काराकोरम श्रेणी में कितने ग्लेशियर हैं, तो हमें 6 ग्लेशियर हमें यहाँ पे याद रखने हैं। कौन से? सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर, हुंजा और बैफो। ठीक है, इसकी हम बात करें तो याद कैसे रख सकते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगी? सचिन बाल्टी साल्टी ला, बैफेलो ही है, दूध निकालें। क्या हो जाएगी? सचिन बाल्टी साल्टी ला। यहाँ पे नोट कर लें आप। सचिन बाल्टी साल्टी ला। बाल्टी साल्टी ला, वो बेफेलो ही है। बेफेलो है, दूध निकाल लें। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सचिन बाल्टी साल्टी ला, बेफेलो है, दूध निकालें। कैसे हो जाएंगे? सचिन से सियाचिन हो जाएगा, बाल्टी से बाल्टोरा, साल्टी से साल्टोरा, बेफेलो से क्या हो जाएगा? बेफो, और है से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हुंजा। और है से
एक तो हो जाएगा हुंजा और एक क्या हो जाएगा हिस्पर। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें। उसके बाद में दूसरा हमें क्या याद रखना है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दो तीन बातें हमें याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा युद्ध स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। और आपसे पूछ ली जाए कि नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो वो भी कहाँ से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दो तीन बातें आप यहाँ पे लिख लें। भारत का, सॉरी, विश्व का या भारत का, दोनों का ही क्या रहेगा सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। यहाँ पे लिखें विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद में बात करें भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर हो जाएगा, सियाचिन। उसके बाद में एक बात हमें याद रखनी है, कौन सी, नुब्रा नदी के बारे में। इसी सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। और ये नुब्रा नदी प्लस में श्योक नदी, नुब्रा और श्योक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं, नुब्रा घाटी का निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी कौन सी श्रृंखला में रहेगी, क्या याद रखना है हमें, काराकोरम श्रृंखला में ही कौन सी घाटी रहेगी, नुब्रा घाटी। और बात करें इस नुब्रा घाटी को तो इसमें हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। इस नुब्रा घाटी को डूमरा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा फूलों की घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और तीसरा हम बात करें तो यहाँ पर दो कुबड़ वाले ऊंट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं नुब्रा घाटी के बारे में। पहला हमें क्या कहेंगे, हम इसको डूमरा घाटी के नाम से जानते हैं, डूमरा या फूलों की घाटी, डूमरा या फूलों की घाटी के नाम से किसको जानते हैं, नुब्रा घाटी को। एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट, दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं कहाँ पे, नुब्रा घाटी में। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ये क्या रहेगा, ठंडा मरुस्थल रहेगा, ठंडा मरुस्थल। यानी कि नुब्रा घाटी क्षेत्र में ठंडे मरुस्थल की स्थितियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चार पांच पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं किसके बारे में, काराकोरम श्रेणी के बारे में। ठीक है, काराकोरम के बारे में सबसे पहला, सबसे ऊंची चोटी हमें याद रखनी है, क्या हो जाएगी, K2 या गोडविन आस्टीन हो जाएगी। ऊंचाई की बात करें कितनी, 8,611 मीटर। छह हमें यहाँ पे हिमनद याद रखने हैं, और हिमनदों की हमने ट्रिक क्या बताई थी, कौन से हो जाएंगे, सचिन, बाल्टी, साल्टी, ला, बेफेलो है। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद में बात करें यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सॉरी, इसमें हमें सियाचिन ग्लेशियर में याद रखने हैं तीन पॉइंट। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल रहेगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर रहेगा, भारत का क्या रहेगा, सबसे बड़ा ग्लेशियर ये रहेगा। और इसी में क्या रहेगी, नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है, और ये नुब्रा नदी किसका निर्माण करती है, नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें चीज़ों को। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में यानी कि मुख्य हिमालय में अपनी एक श्रृंखला यहाँ पे, सॉरी, ट्रांस हिमालय में अपनी यहाँ पे एक श्रृंखला हो जाती है, कौन सी, पहली वाली,
हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय में हमें 3 श्रृंखलाएं पढ़नी है, KLJ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसमें से पहली अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है काराकोरम। दूसरी हम बात करते हैं किसके बारे में? लद्दाख श्रृंखला के बारे में। और इस लद्दाख श्रृंखला के बारे में क्या बताया? सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? राका पोसी पर्वत। ठीक है। और इस लद्दाख श्रृंखला का तिब्बत में विस्तार क्या कहलाता है? कैलाश श्रृंखला कहलाती है। यानी कि कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा रहेगी? लद्दाख श्रृंखला का ही हिस्सा रहेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैलाश पर्वत है वो किस श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो अपने को याद रखना है किसका रहेगा? लद्दाख का। और इसको वैसे भी हम एक नाम से याद रख सकते हैं, कैलाश नाम हमें देखने को मिलता है। और इसी से कैसे तो कैलाश हो गया, और कैलाश में क्या आ रहा है? लय आ रहा है, तो लय से हम याद रख सकते हैं क्या हो जाएगा? लद्दाख श्रृंखला। ठीक है, कैसे कैलाश, लय से लद्दाख श्रृंखला का ही हिस्सा रहेगा। इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही 4-5 बातें फिर से हमें याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? राका पोसी पर्वत। ठीक है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राका पोसी पर्वत हो जाएगी। इसकी ऊंचाई की हम बात करें कितनी? 7,888 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई याद ना भी रहे तो चल जाएगा, अपने को इतनी नहीं पूछती है, इतनी ऊंचाई नहीं पूछी जाती है। ठीक है, कुछ मुख्य मुख्य रहेंगी वो हम आपको बता देंगे, वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, सबसे पहले इस लद्दाख श्रेणी की हम बात करें तो लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में विस्तार हमने क्या बताया? कैलाश पर्वत के नाम से ये जानी जाती है। तिब्बत में क्या हो जाएगी? कैलाश पर्वत। पहला पॉइंट अपने को इसमें ये याद रखना है। उसके बाद में एक प्रमुख दर्रे के बारे में पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है, तो हमें क्या याद रखना है? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये कहाँ पर स्थित रहेगा? लद्दाख श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद में हमें एक पॉइंट क्या याद रखना है कि जो ये लद्दाख श्रेणी है, इसमें भारत में जो उत्तम किस्म का जो कोयला होता है, ठीक है, यानी कि एंथ्रेसाइट जो कोयला है, वो उत्तम किस्म का एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ से प्राप्त होता है भारत में? तो हमें क्या याद रखना है? लद्दाख श्रेणी से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में जो सिंधु नदी का जो भारत में प्रवेश होता है, तो वो लद्दाख और जास्कर के मध्य से होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है, सिंधु नदी ये लद्दाख और जो जास्कर रहेगी, लद्दाख और जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु का प्रवाह कहाँ पर रहेगा? लद्दाख और जास्कर के मध्य। लद्दाख और जास्कर के मध्य। लद्दाख और जास्कर से के मध्य से किसका प्रवाह होता है? सिंधु का। और कोयला हमने क्या बताया था? एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? इसी लद्दाख श्रृंखला से। ये एंथ्रेसाइट कोयला भी कहाँ से प्राप्त होता है? इसी लद्दाख श्रृंखला से। ठीक है, इस सिंधु की बात करें, इस सिंधु के किनारे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? लेह शहर। वो आगे हम पढ़ लेंगे जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन मेन पॉइंट अपने को ये याद रखने हैं। और उसके बाद में हम बात करें भारत का सबसे कम वर्षा वाले स्थान की, अगर हम बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा? इस श्रृंखला में स्थित रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? कौन सा शहर हो जाएगा? लेह शहर। कौन सा? लेह शहर। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हमें याद रखना है किसमें? लद्दाख श्रृंखला में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? राकापोसी पर्वत हो जाएगी, 7,888 मीटर। इसका तिब्बत में विस्तार क्या कहलाएगा? कैलाश पर्वत। यानी कि कैलाश पर्वत किसका हिस्सा रहेगा? इसी श्रृंखला का। इसमें एक दर्रा हमें याद रखना है। कौन सा? खारदुंगला दर्रा। किस में रहेगा? लद्दाख श्रेणी में। एक कोयला याद रखना है। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला। कहाँ प्राप्त होता है? लद्दाख श्रृंखला से। और सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र हमें याद रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
कौन कौन सी श्रृंखलाओं के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो ये याद रखना है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा रहेगा, लेह। ठीक है, तो इतनी बातें हमें याद रखनी है किसके बारे में, लद्दाख श्रेणी के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी एक आखिरी बचती है किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की सबसे अंतिम यानी कि भाई ये कौन सी हो जाएगी, जास्कर श्रृंखला। और जास्कर श्रृंखला की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताई थी, कामेत पर्वत। ठीक है, जास्कर श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, कामेत पर्वत। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, तो जास्कर श्रृंखला हेडिंग डाल लें आप, इसमें अपने को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तीन चार बातें याद रखनी है। जास्कर श्रेणी सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताई, कामेत पर्वत बताई। ऊंचाई की बात करें कितनी हो जाएगी, 7,756 मीटर। ठीक है, कितनी, 7,756 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे दो झीलें हमें याद रखनी है जास्कर श्रृंखला में, एक शेषनाग झील है, दूसरी कौन सी, वेरीनाग झील है। दो झीलें कहाँ पर रहेंगी, इसी जास्कर श्रेणी में स्थित रहेंगी। ठीक है, उसके बाद बात करें इस शेषनाग झील से, इस शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, झेलम नदी। ठीक है, शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। और इस झेलम नदी की हम बात करें तो ये झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, झेलम नदी किसका निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। तो तीन पॉइंट हमें याद रखने हैं, दो झीलें शेषनाग और वेरीनाग झील हमें याद रखनी है। उसके बाद शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है और झेलम किसका निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे ठंडा स्थान, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा, द्रास। और इस द्रास की बात करें ये कहाँ पर रहेगा, इसी जास्कर श्रेणी में स्थित रहेगा, कौन सा, द्रास। और ये कहाँ पर रहेगा, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, और ये कहाँ पर रहेगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पीछे हमने क्या देखा था, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान वो कौन सा था, लद्दाख था। ठीक है, वो कौन सी श्रृंखला में था, लद्दाख श्रृंखला में। और ये कौन सी श्रृंखला में हो जाएगा, जास्कर श्रृंखला में। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें। तो यहाँ पे हिमालय का अपना एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, उस जिसमें से एक अपना कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय में अपन ने तीनों चीज़ें देखी, और तीनों में ये ही हैं जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। अपने को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है और कुछ इसमें रिसर्च नहीं करनी है, अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट थे वो हमने बता दिए। इसके आप नोट्स बना लें अच्छे से। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कल की क्लास में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और किसके बारे में, शिवालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की क्लासों को एक बार आप देखें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें क्लासों को, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो। बाकी हम चर्चा करते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, कल की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मुख्य हिमालय से। ठीक है।